नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक आज सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होगी बैठक। नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा अभी नहीं, नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे सभी विभाग। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रिमंडल कक्ष में सुबह 11:30 बजे होगी। बिहार विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होना है। इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है। नीतीश कुमार के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अभी सभी विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। नीतीश मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार होने के बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किए जाने की संभावना है। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले प्रेम कुमार, कहा कि पूरा देश राम, प्रभु राम के आशीर्वाद से मंत्री बना। पूरा देश राम में है, चारों राम राम की चर्चा है। मैं भगवान राम के साथ उनका आशीर्वाद से बना हूं जाकर। भरोसा भी राम का ही भरोसा है, भरोसा है भाजपा का भरोसा है, भाजपा का भरोसा है। लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ कहा नीतीश कुमार के बारे में और बाकी राजद के बाद, राजद तो नहीं है लेकिन नीतीश कुमार के बारे में पिछले 16 महीने में क्या कुछ नहीं कहा गया। तो अभी आप नीतीश कुमार का अभिवादन भी कर रहे थे। कल की बातें कीजिए, कल की बातें। ये तो हमारी संस्कृति परंपरा है, जाकर के सम्मान करना है ना अपने बड़े लोगों का जाकर के। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को परिवार और प्रॉपर्टी बचाओ गठबंधन बताया है। वहीं तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए 2024 में ही पार्टी के खत्म होने की बात कही। इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है। लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हमें सोचने की जरूरत थी कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में संयोजक की दौड़ में नीतीश कुमार आगे थे, लेकिन उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। अब वे एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कैप्टन ने गठबंधन छोड़ दिया है, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए तंज कसा है। आइए आपको सुना। और वहाँ आया राम गया राम नाम की खेल देश में पॉपुलर हुई। तो हरियाणा का आया राम गया राम युद्ध स्थिति है। इससे भी ज़्यादा आज नीति से निकल के देश के सामने कुछ रास्ते दिखाए। और महागठबंधन को जोड़ते जोड़ते नीतीश कुमार ने आखिरकार बंधन क्यों तोड़ा, इसका राज जेडीयू नेता केसी त्यागी ने खोला। केसी त्यागी ने बिहार में महागठबंधन के टूटने और नीतीश के इस्तीफे का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ठहराया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पने के लिए कांग्रेस का एक कोकस यानी एक समूह काम कर रहा था। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी महागठबंधन को नीचा दिखाने की कोशिश बताया। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज बंगाल के सिलीगुड़ी से होते हुए बिहार में दाखिल होगी। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाओं के बीच उनकी यात्रा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सासाराम को कवर करेगी।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची, तो राहुल ने बंगाल की जनता से नफरत के खिलाफ लड़ने की अपील की। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलकर एक साथ चलना है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोले, लेकिन ममता बनर्जी का कोई जिक्र नहीं किया। आज दोपहर में बिहार में प्रवेश करने से पहले उनकी न्याय यात्रा उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में होगी। और इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के साथ हरियाणा में चुनावी शंखनाद कर केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सीएम ने जींद की जनसभा से क्या दांव खेला, देखिए इस रिपोर्ट। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में लोकसभा का चुनाव तो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी, लेकिन अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव वो अकेले ही मैदान में उतरेगी। हरियाणा में केजरीवाल ने आपको दूसरी पार्टियों के मुकाबले मजबूत बताया। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी। केजरीवाल के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है। और पीएम मोदी आज परीक्षार्थियों की हौसला अफजाई करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2024 के तहत दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है। परीक्षा पे चर्चा 2024 के तहत पीएम मोदी आज छात्रों को गुरु मंत्र देंगे। सुबह 11 बजे से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण है। हमेशा की तरह पीएम मोदी इस बार भी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा और चुनौतियों से निपटने के लिए छात्रों को टिप्स देते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में 2 करोड़ से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षक शामिल हो रहे हैं। पीएम के इस मास्टर क्लास का सभी राजकीय, अशासकीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों, छात्रावासों, NCERT विभागीय कार्यालयों में लाइव प्रसारण भी देखा जा सकता है। और उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति को लेकर छिड़ी बहस के बीच UGS ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। यूजीसी के मसौदे को लेकर कहा जा रहा है कि ये सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और असंवैधानिक है। यूजीसी चेयरमैन को इस बाबत एक पत्र भी लिखा गया है। मामले को लेकर लेफ्ट के तमाम संगठन आज यूजीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। जेएनयू में भी प्रदर्शन होंगे। दरअसल नए मसौदे के मुताबिक अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 75% नियमित शिक्षकों के पद भरे रहने पर ही यूजीसी अनुदान मिलेगा। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज का NAC, NBA और NIRF से रैंकिंग भी जरूरी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने 2019 के कानून का सख्ती से पालन करने को कहा है। और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में समन जारी किया है। रेलवे में नौकरी के बदले कथित भूमि घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए लालू प्रसाद आज पटना कार्यालय में हाजिर हो सकते हैं। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। वहीं उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी ईडी ने इसी मामले में 30 जनवरी को पेश होने को कहा है। इधर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, 2 बेटियों और अन्य को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया और उन्हें 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। और महाराष्ट्र में शिवसेना, UBT और शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेताओं की मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं। अब खिचड़ी स्कैम में ईडी ने शिवसेना UBT सांसद संजय राउत के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र में कोरोना काल के दौरान हुए कथित खिचड़ी स्कैम मामले में संजय राउत के भाई संदीप राउत को ईडी ने समन किया है। संदीप को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए मुंबई ईडी दफ्तर में पेश होना है। इस केस में कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने अरेस्ट किया था। पुलिस का आरोप है कि प्रवासियों को खिचड़ी बांटने के काम में बीएमसी की तरफ से ठेके में गंभीर अनियमितता बरती गई। मामले में पिछले साल शिवसेना UBT नेता अमोल कीर्तिकार से भी पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले ईडी ने अलग अलग मामले में शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेताओं को भी समन किया था। और ज्ञानवापी को VHP ने हिंदू समाज को सौंपने की मांग की है। ASI सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए VHP ने कहा कि ये सबूतों से साफ है कि मंदिर को तोड़कर विवादित ढांचा खड़ा किया। विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट से अपील की है कि ज्ञानवापी को मंदिर घोषित किया जाए। VHP ने यह भी अपील की है कि तथाकथित वसूखाना क्षेत्र में पाए गए शिवलिंग की सेवा और पूजा करने की अनुमति दिए जाने के साथ ही उस जगह को हिंदू समुदाय को दिया जाए। ASI की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर के ढांचे का एक हिस्सा
पूरी तरह हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। एएसआई ने कई सबूत दिए हैं। मैं समझता हूं कि हम ये साबित कर सके हैं एएसआई रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। और ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मामले में सीएम योगी समेत कई नेताओं ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है, हजारों वर्षों का है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है। एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे इसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा रखी है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। हिंदू पक्षकारों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 के समझौते को अवैध बताते हुए उसे खारिज करने की अपील की थी। और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है। जैकलिन ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा गया है कि उनका 2020 के 200 करोड़ रुपए के सुकेश चंद्रशेखर उगाही केस से कोई लेना देना नहीं है। ईडी को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। याचिका में जैकलिन ने ये भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े PMLA 2002 के तहत कोई अपराध नहीं किया और न ही वो किसी तरह के आपराधिक साजिश में शामिल थी। इससे पहले ईडी ने रेड में जैकलिन की 7.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने कई बॉलीवुड हस्तियों पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें जैकलिन भी हैं। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर वो जेल में है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। मनीष सिसोदिया ने याचिका में बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलने के लिए 2 हफ्ते की कस्टडी पैरोल मांगी है। मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल 11 नवंबर को सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में पत्नी से मिलने की अनुमति मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को न्याय का आधार बताया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हीरक जयंती वर्ष के उद्घाटन पर न्यायाधीश BR गवई ने शीर्ष न्यायालय को न्याय के संतुलन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की रक्षा की है और पिछले 74 वर्षों से संविधान के मन और आत्मा के रूप में काम किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के लिए पहुंच को प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। और राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी कर्मियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को चेतावनी दी है। उन्होंने रविवार को कहा कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त किया जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने पर नियमों के उल्लंघन में अगर फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं होगी। सरकारी कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में वे बच गए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 का टाइटल मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया है। उनके साथ टॉप 2 में अभिषेक कुमार रहे। मुनव्वर इससे पहले लॉकअप रियलिटी शो के विनर रह चुके हैं।
बिग बॉस के 17वें सीजन का फिनाले जोर शोर से हुआ। टॉप 2 में मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार पहुंचे, लेकिन जीत मुनव्वर की हुई। फिनाले में उनका मुकाबला अभिषेक के अलावा मजबूत कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी के साथ था। बिग बॉस के 17वें सीजन की ट्रॉफी जीतने पर उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी, एक शानदार ट्रॉफी और चमचमाती हुंडई कैरेटा कार दी गई। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जंगल से भटका एक बाघ लोगों के लिए दहशत बन गया। बाघ की दहाड़ सुनकर बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर रहने वाले लोग भी दुबक गए। गोंदला के रामपुर खेपटा गांव में उस वक्त लोग डर कर सहम गए जब बाघ की दहाड़ के साथ ये खबर फैली कि वो गोमती नदी के किनारे बीजेपी नेता मुनींद्र अवस्थी के फार्म हाउस में मौजूद है। फिर क्या आसपास रहने वाले लोग डर कर अपने अपने घरों में घुस गए। कुछ देर बाद टॉर्च की रोशनी में जब फार्म हाउस के चौकीदारों ने बाघ को तलाशा तो उसे पेड़ों के बीच बैठा पाया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही बाघ इधर उधर घूमने लगा। बताते कि वन विभाग के अधिकारियों को सुबह ही बाघ के होने की सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने अनदेखा करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के संभल में पुलिस ने हफ्ते भर पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, जबकि अभी एक पुलिस की पकड़ से दूर है। संभल पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने 21 जनवरी 2024 को मेहंदी हसन नाम के युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो इनके परिवार की एक युवती से बात किया करता था। इससे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि जो मृतक है उसको अतुल ने अपनी छोटी बहन के साथ बातचीत करते हुए देखा था और इस पे आपत्ति जताते हुए अतुल ने अपने भाई और 2 साथी सुनियोजित तरीके से सुबह जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना डालने आ रहा था तब उसको पकड़ा और उसके ले जाकर उसकी गोली मार के हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच आग लगने की एक गंभीर घटना हुई। लोगों की सूझबूझ की वजह से पेट्रोल पंप में बड़ा हादसा होने से टल गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई। देखते देखते आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटों ने पेट्रोल पंप कार्यालय और सप्लाई के लिए पहुंचे टैंकरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों टैंकर जलकर खाक हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और झारखंड के धनबाद में एक हार्डवेयर स्टोर में लगी आग ने पूरे बाजार को दहशत में डाल दिया। लपटों के फैलने का डर था, लेकिन जब तक उन्हें काबू किया गया लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तब अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने नामी केडिया हार्डवेयर शॉप को अपनी जद में ले लिया। आग की लपटें तेजी से फैल रही थी। बेकाबू आग को बढ़ता देख दमकल को सूचना दी गई, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंचती हार्डवेयर शॉप और गोदाम में तबाही हो चुकी थी। इस घटना में 50 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि घटना हाईवे के पास हुई, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से दमकल की गाड़ियों को वहां पहुंचने में घंटा भर का वक्त लग गया। कश्मीर में आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सेना के सहयोग से एनजीओ लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षित होने के बाद मशीनें भी दी जा रही हैं। देश की सुरक्षा में जुटी भारतीय सेना कश्मीर में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी है। सेना के सहयोग से युवा लड़कियों को एनजीओ आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सिखाने के साथ साथ मशीनें भी मुहैया करा रहा है। ये लोग घर पे कपड़े बनाते हैं फिर बेचते हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट मतलब आराम से रहे, ताकि अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकते हैं। तो घर पे भी ये स्टिचिंग करते हैं, चाहे कोई एम्ब्रॉयडरी करता है, सिलाई का वर्क करता है, तो ये सारे काम वो घर पे करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत ज़्यादा। और जनवरी का महीना खत्म होने को है, इसके बावजूद भी अभी दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर से राहत नहीं ले पा रहा है। आईएमडी ने अगले 2 दिन और ठंड रहने का अनुमान जताया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव हीटर और ब्लोअर का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चल रही, एक ही जगह बैठे हैं। ठंड की वजह से कहीं जा नहीं रहे, हाथ पैर रगड़ रहे हैं ठंड में। कुछ इलाकों में कोहरा गिरने से बाहर निकलने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा तो है ही, कोहरे की वजह से वो काम भी नहीं है, काम भी हल्का पड़ा हुआ है। ड्राइवर जाता नहीं है गाड़ी लेके, दिखता नहीं है कुछ कोहरे की वजह से।
कश्मीर और हिमाचल में जारी बर्फबारी के बीच मौसम विभाग के ऊंचे क्षेत्रों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। कश्मीर एक बार फिर गुलजार है। बारामूला के गुलमर्ग और गांदरबल के सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद घाटियां जन्नत जैसी दिखने लगी हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी होने के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक गया है। घाटियां बेहद सुंदर नजर आ रही हैं। लोगों को बर्फबारी का काफी वक्त से इंतजार था। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग के स्की रिसोर्ट में पर्यटक बेहद खुश नजर आए। पर्यटकों ने बर्फ से अठखेलियां करते हुए खुशी का इजहार किया। मौसम विभाग ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई। खैबर पख्तूनख्वा के तीरा घाटी सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से पूरा इलाका वंडरलैंड में बदल गया है। बर्फबारी ने खैबर पख्तूनख्वा के पर्यटन स्थलों को सुर में सफेद रंग में रंग दिया है, जिसे देख पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने देश के अधिकतर इलाकों में मौसम ठंडा रहने और ऊपरी इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पंजाब और ऊपरी सिंध के मैदानी इलाकों में कोहरे की संभावना है। अमेरिका कई राज्यों को जोड़ने वाले मैरीलैंड ब्रिज पर एक मालवाहक ट्रक के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 40 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गई। मैरीलैंड ब्रिज पर 40 वाहनों के आपस में टकराने से करीब 6 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। ये हादसा चेसापीक खाड़ी को पार करने के दौरान एक मालवाहक ट्रक के गलत लेन में जाने से हुआ और देखते देखते पीछे से आ रहे कई वाहन और कारें एक दूसरे से टकरा गई। इस सड़क हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। राज्य ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के मुताबिक पुल मैरीलैंड के पूर्वी तट और बाल्टीमोर के साथ साथ अन्नापोलिस और वॉशिंगटन के महानगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है। अथॉरिटी ने ताजा घटना से सबक लेते हुए यातायात नियमों में कुछ अहम बदलाव करने की योजना बनाई है। और इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य परिसरों और चौकियों पर भीषण हमला किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि विस्फोट इतना भयंकर है कि इमारतें ढह गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के मारवाइन, दायरा, आयता एशब जैसे लक्षित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियां और हमले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन करते हैं। साथ ही कहा कि इजरायली सेना किसी भी खतरे से अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना जारी रखेगा।